हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। एक पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? आयनाइजेशन एनर्जी हमारी कवर हो गई थी, प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडियाई हो गई थी, आयनिक रेडियाई हो गई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गई थी। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेसिकली क्या थी कि कोई एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन की चाहत है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन लेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा कब? जब उसकी वैकेंट ऑर्बिटल होगी, है ना, तब लेगा। या वहां पर देखा जाएगा उसकी वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो और ज्यादा डोमिनेटेड हो जाती है, वहां पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम निकलती है, रिपल्शंस नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये सारी बाधाएं अगर नहीं है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो फिर सोने पर सुहागा का काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वहां पर मैक्सिमम आएगी। जैसे ज्यादातर हम हैलोजेंस की बात करते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। एक तो एफिनिटी है और वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, तो वहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है मैक्सिमम, ठीक है। जो नोबल गैसेस होती है वहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो होती है शेल वो कंप्लीटली फिल्ड होती है। अब जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगी, नेक्स्ट शेल के ऑर्बिटल में जाएगी, तो वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है ताकि एक्साइटेशन हो, है ना, तब वहां पर वो जा पाएगी तो पॉजिटिव आएगी। हम बात करें अल्कली मेटल्स की तो यहां पर आएगी नेगेटिव, लेकिन ये हमारी थोड़ी सी कम होगी एज कंपेयर टू हैलोजेंस। क्यों? क्योंकि यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल तो है, वैकेंट ऑर्बिटल आपको मिल जाएगी, उसी शेल में ऑर्बिटल्स तो मिल जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी नहीं होती है, बहुत कम होती है, तो उसके कंपेयर में यहां पर दिक्कत हो जाती है। तो दो फैक्टर काम करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में। एक तो ऑर्बिटल आपकी फ्री होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। दूसरी चीज कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो और वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो वहां पर मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको मिल जाती है। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज देखते हैं जो हमने लिखी नहीं थी उस टाइम। जैसे हम बात करें मेटेलिक प्रॉपर्टीज की, तो मेटेलिक नेचर किस तरीके से हमारा वेरी करेगा अलोंग पीरियड और ग्रुप, ठीक है। देखो, मेटल्स क्या होते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज में देखते हैं, या आप लिख सकते हो अलग से मेटेलिक प्रॉपर्टीज में। मेटेलिक प्रॉपर्टी या मेटेलिक नेचर भी बोल सकते हो। तो मेटेलिक नेचर किस तरीके से वेरी करेगा? देखो, मेटेलिक नेचर वेरी किस तरीके से करेगा, अगर हम बात करें अलोंग पीरियड, ये लेफ्ट टू राइट पीरियड हो जाएगा, ठीक है, और अलोंग ग्रुप अप टू डाउन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम अगर पीरियड में बात करें, देखो बेसिकली मेटेलिक नेचर हम जज कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करें, दैट आर कॉल्ड मेटल्स। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टीज को मेटल्स बोल देंगे। अब यहां पर जब लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में जाते हैं तो यहां पर होता क्या है बेसिकली कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, शेल कांस्टेंट रहती है। जैसे हम बात करें सेकंड पीरियड की, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो शेल दो ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो यहां पर अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अलोंग शेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस ऑफ, न्यूक्लियर चार्ज यहां पर बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि न्यूक्लियर फोर्स हमारा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे अच्छे कब्जे में रहते हैं, ठीक है। जब लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रॉपर्टी जो है वो कम हो जाती है। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जो मेटेलिक नेचर है वो क्या हो जाता है? कम, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मेटेलिक जो नेचर है, मेटेलिक नेचर जो है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बिकॉज रीजन क्या बताओगे? बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस, जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ये मेटेलिक जो नेचर है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है जेड इफेक्टिव के। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो मेटेलिक नेचर वहां पर कम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? इसी तरीके से जब हम ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में अप टू डाउन बात करते हैं, तो यहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। जैसे हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पहले ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स का होता है। तो यहां पर जो शेल्स है वो बढ़ रहे हैं। देखो 2-1 हमारा लिथियम का होता है, 2-8-1 सोडियम का होता है, 2-8-8-1 पोटेशियम का होता है। तो इस तरीके से यहां पर देखो शेल्स बढ़ रही है। 2-1 2 शेल है, 2-8-1 3 शेल है, 2-8-8-1 4 शेल हो गई। तो यहां पर ऐसे 2 3 4 शेल, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं जैसे हम अप टू डाउन इन ग्रुप में आते हैं। तो क्लियर हो रही बात? तो यहां पर जब न्यूक्लियर फोर्स जो है
वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो रेंज बढ़ती जा रही है। तो जब रेंज बढ़ रही है मतलब डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल से, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो इजिली निकल सकता है। और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अल्कली मेटल्स एक हमारी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेती है। तो बेसिकली ये इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। तो यहां पर अप टू डाउन की बात करें तो यहां पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, तो डिस्टेंस बढ़ रही है न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाएगा। और इस वजह से यहां पर अप टू डाउन इन अ ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप क्या हो जाएगा, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस। या और फैक्चुअल के साथ आप बोल सकते हो कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। डिस्टेंस बढ़ने का भी बोल सकते हो न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। और जब डिस्टेंस बढ़ रही है तो इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज है आउटर मोस्ट शेल का वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि स्क्रीनिंग भी बढ़ती जाती है। जितनी शेल्स बीच में आती आएंगी, इलेक्ट्रॉन्स बीच में आते आएंगे, तो स्क्रीनिंग भी बढ़ती आएगी, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से जो न्यूक्लियर फोर्स है वो हमारा आउटर मोस्ट शेल पे कम हो जाएगा। इस वजह से इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर सकते हैं वो लोग। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये इस तरीके से काम करेगा। इसको कैसे कर सकते हो, जो मेटेलिक नेचर है, जो मेटेलिक नेचर है वो हमारा कैसा काम कर रहा है, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम कर रहा है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। बात क्लियर हो रही? तो अब ये मेटेलिक नेचर हो गया, इसी का जस्ट उल्टा हम नॉन मेटेलिक नेचर ले लेंगे। तो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड वहां पे नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। अप टू डाउन इन अ ग्रुप नॉन मेटेलिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? मेटेलिक नेचर बस जस्ट उल्टा है, बस इसको ध्यान रखना है। मेटेलिक नेचर का जस्ट अपोजिट जो वर्जन है वो जस्ट अपोजिट में आएगा मेटेलिक का नॉन मेटेलिक नेचर। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो। और क्वेश्चंस जैसे आ गया, जैसे हमने बोल दिया, क्वेश्चंस देखना। लिथियम सोडियम पोटेशियम कैसा है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, तो ये ग्रुप के एलिमेंट है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, तो सबसे ज्यादा किसका होगा, पोटेशियम का होगा। क्लियर हुई बात करें? हम बात कर लें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसकी बात कर लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक ही ग्रुप के हैं ये, 17 ग्रुप के एलिमेंट्स है। तो अप टू डाउन इन अ ग्रुप मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक नेचर आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो इसको नोट कर सकते हो, क्वेश्चंस नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं फिर। देखो अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अब, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां से आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोग ना 10th पास करके आए 11th में, तो यहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा एटम नेगेटिव टूटेगा और कौन सा एटम पॉजिटिव टूटेगा। इस चीज से ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बॉन्ड बना हुआ है, अब आपको ये नहीं पता कि किस पे नेगेटिव चढ़ाए बॉन्ड टूटने के बाद और किस पे पॉजिटिव चढ़ाए, कौन कैटायन बनेगा कौन एनायन बनेगा, तो वो बताता है यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। सिंपल अगर बात करें, कंपाउंड्स कई टाइप के होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, मेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं। तो इन सब की चीजें जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी केमिकल बॉन्डिंग में। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़नी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम कोवेलेंट कंपाउंड्स को, जो उनके बॉन्ड्स हैं, जैसे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपने पढ़े होंगे, तो वो बॉन्ड भी हम सारी उसी में समझाएंगे। तो यहां पर ये फैक्टर थोड़ा सा मिसमैच होता है कि ये केमिकल बॉन्डिंग के बाद आना चाहिए ये फैक्टर्स, लेकिन यहां पर हम समझा देंगे, आपको क्लियर पूरा कर देंगे कि बेसिकली होता क्या है। देखो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है जो बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड वहां पे क्लियर है, मेटल्स पॉजिटिव टूटेंगे और नॉन मेटल्स नेगेटिव टूटेंगे। ये सिंपल बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि मेटल है नॉन मेटल है, कैटायन एनायन बनाएंगे, तो कैटायन हमेशा मेटल बनाएगा, एनायन हमेशा कौन बनाएगा, नॉन मेटल। क्लियर हो गई बात? अब जब हम बात करते हैं मेटेलिक की, मेटल्स जो मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं, जैसे लोहा है, तो लोहे में केवल Fe है, मतलब Fe मतलब आयरन, तो आयरन ही आयरन है ना, आयरन के आइटम्स है। तो वहां पर जो है वो बॉन्डिंग अलग होती है, वो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। वहां पर कोई कैटायन एनायन नहीं टूटता, इलेक्ट्रॉन्स बस निकलते हैं और मेटल्स हमेशा कैटायन के फॉर्म में रहता है। हम बात करें अगर इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो बॉन्ड होता है उसके कई कंपाउंड्स बनते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है।
अब दोनों नॉन मेटल्स हैं तो कौन पॉजिटिव टूटेगा कौन नेगेटिव टूटेगा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उस तरफ नेगेटिव टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन वहां पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो कोवेलेंट जो बॉन्ड है वो बेसिकली बनता है शेयरिंग से। जैसे हमारा ए एटम है और बी एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है और एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। जैसे हमने बात कर ली 2p1 है ना, या 2s1 है ना, 2p1 की बात कर ली तो 2p1 में एक एक इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके दो इलेक्ट्रॉन को जब शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड बनता है। तो इसने शेयरिंग की और इसने शेयरिंग की, तो दोनों ने शेयरिंग की तो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। बेसिकली होता क्या है कि ए की ऑर्बिटल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और बी की ऑर्बिटल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब दोनों की शेयरिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन वहां आ जाता है कॉमन, और ये हो जाती है ओवरलैपिंग, ये हो जाती है ओवरलैपिंग दोनों की ऑर्बिटल में। ठीक है, हमने ऑर्बिटल आपको क्लियर कर दी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, वहां से आप देख सकते हो कि ऑर्बिटल पी की ऑर्बिटल क्या होती है ना, ये पी की ऑर्बिटल ये डबल होती है, तो इस तरीके से होती है। तो यहां पर जो पॉजिटिव पॉजिटिव फेस है वो सेम तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर हुई बात करी, सेम फेस हमारे ओवरलैप करते हैं पी ऑर्बिटल में। तो हमने जस्ट एन एग्जांपल लिया, तो ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होगी, एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ओवरलैप हो गई। ओवरलैप को हम बोल देते हैं जनरली शेयरिंग, लेकिन सही फैक्टर हम बताना है ओवरलैपिंग। तो ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों एटम के पास, दो इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग हो रही है, मतलब शेयरिंग हो रही है, तो वहां पर बनता है सिंगल बॉन्ड। चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है डबल बॉन्ड, छह इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमें देखना है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर हो रही बात करी, ये भी हम लुईस स्ट्रक्चर में हमने आपको बता दिया था। हम नेक्स्ट सारी चीज बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो यहां पर हमें केवल ये समझना है। तो अब आपको ये समझना है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो जिसका ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उस तरह, अभी ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है, तो अब ये बॉन्ड के बाद जैसे हमने बोल दिया कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में नहीं रहेगा, वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, बी की तरफ। और अगर ये बॉन्ड अगर टूटा तो तुरंत की तुरंत ये बी की तरफ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा और ए पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, जैसे हमने एक बात एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे 5 उस साइड बंदे हैं, 5 इस साइड बंदे हैं, और एक रोप से पकड़े हुए हैं, वो हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब यहां पर जो है वो एक थोड़ी सी पावर ज्यादा है, यहां पर ताकतवर लोग हैं इस साइड, उस साइड ज्यादा ताकतवर लोग नहीं, तो जो पुलिंग है वो इस तरफ ज्यादा हो रही है ना, पुलिंग इस तरफ ज्यादा हो रही है, वो ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहे, अपनी तरफ पुल नहीं कर पा रहे। तो पुल जब इस तरफ हो रही है, जैसे ही अगर रस्सी कटी तो गिरेंगे कौन, इस तरफ वाले, है ना, वो भी पुल कर रहा है, ये भी पुल कर रहा है, ताकत इनकी ज्यादा है। ठीक है, तो ये ज्यादा दूर तक गिरेंगे। तो जो ऐसी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना, दो एटम है, अब बीच में इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो पुल कर रहा है ये बी वाला ज्यादा पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो बी पुल कर रहा है, तो जब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए, किसकी तरफ, बी की तरफ, तो इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है। क्लियर हुई बात की नहीं, तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं एक तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उसकी ज्यादा। क्लियर हो रही बात की नहीं, ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर हम ऑर्डर देखें इसका, देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। इन एक कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी तरफ पुल करने की ताकत को, पुल करने की क्षमता को हम क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो रही बात करें। अब अगर हम बात करें नॉन मेटल्स में जनरली हमारे जो बॉन्ड बनते हैं, तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, तो फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, और फिर सल्फर की, कार्बन की, और फिर हाइड्रोजन की।
अब इसको इस तरीके से याद कैसे करें? अब ये जो है ये वो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन, ये वो एलिमेंट है जिनके ज्यादातर बॉन्ड्स बनते हैं, जिनके मैक्सिमम तक बॉन्ड बनते हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं। तो हम तुरंत बना लेंगे। जैसे हमने बात की HF की, है ना, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। तो अब आपको पता है कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, हाइड्रोजन की सबसे कम, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो फ्लोरीन नेगेटिव टूटेगा और हाइड्रोजन पॉजिटिव टूटेगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? तो यहां पर अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो CH4 हमारा बनता है ना, CH4 हमारा बन गया। तो जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज्यादा है थोड़ी सी, तो यहां पर कैसे टूटेगा ये? CH3 नेगेटिव और H प्लस, है ना, कार्बन पे यहां पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये डिपेंड करती चीजें यहां पर, ठीक है। अब बस ये याद रखना, जैसे हमने बोल लिया हाइड्रोजन और आयोडीन का, तो हाइड्रोजन और आयोडीन में भी देख लो, तो आयोडीन हमारा नेगेटिव, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसको नेगेटिव कर दो, ठीक है, और ये प्लस हमारा टूट जाएगा। अगर हम बात कर ले यहां पर फ्लोरीन और आयोडीन की, तो फ्लोरीन और आयोडीन में बात कर ले, तो यहां पर फ्लोरीन की ज्यादा होती है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। आयोडीन कैसा टूटेगा? प्लस टूटेगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी चीजें यहां पर याद रखनी है। इसको याद कैसे करें? इसको ऐसे याद कर लो, ये फोन हो गया F1, फोन कल, ठीक है, बुरा आया साईं चालाक है, फोन कल बुरा आया साईं चालाक है, ये एक ट्रिक है आपको याद करने की। तो इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हो उसके नीचे, तो फोन कल बुरा आया साईं चालाक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो ये एलिमेंट्स को। तो फोन में फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं टूटेगा, हमेशा नेगेटिव टूटेगा। ऑक्सीजन जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ, हर एलिमेंट के साथ नेगेटिव टूटेगा यहां पर, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें OF2 की, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये OF2, है ना, तो OF2 की बात करें तो यहां पर फ्लोरीन हमारा नेगेटिव टूट रहा है, ये फ्लोरीन नेगेटिव टूट रहा है, और ऑक्सीजन पे 2 प्लस आता है, ऑक्सीजन पे यहां पे 2 प्लस आता है। ये आपको याद रखना होगा, समझना होगा कि यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के से ज्यादा होती है, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो टुवार्ड्स फ्लोरीन झुक जाएगा, और वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से वहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करेंगे किसको? किसको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो? पहला है एटॉमिक साइज, दूसरा है Z इफेक्टिव, और तीसरा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन भी कॉन्सेप्ट हमको पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन यहां पर हम कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाए चीज। तो जैसे हम बात करें एटॉमिक साइज की, तो एटॉमिक साइज बढ़ने से, ठीक है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो वहां पर हमने आपको बता दिया था ग्रुप में अलोंग अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो Z इफेक्टिव हमारा कम हो जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ नहीं आएगा वो, तो एटॉमिक साइज के बढ़ने से यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करेगा एटॉमिक साइज से, ठीक है, तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, अभी हमने देखा था ना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इस एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। देखो अगर हम बात करें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि ये हैलोजेंस इसमें चारों हैं। देखो फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, आयोडीन भी है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? यहां पर डिक्रीज हो रही है। तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है यहां पर अप टू डाउन, ये ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक साइज यहां पर बढ़ रहा है, तो आयोडीन का सबसे बड़ा एटॉमिक साइज, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऑन इंक्रीजिंग। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ये है ऑर्डर, ठीक है, और एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या है? जस्ट उल्टा ऑर्डर है। क्लियर हो रही बात की नहीं? ये क्या हो गया? एटॉमिक साइज का ऑर्डर, क्लियर, और ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? समझ में आ रही होगी चीज? तो ऊपर वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है ऑर्डर, नीचे वाला कैसा है? एटॉमिक साइज के बेसिस पे। तो देखो जस्ट अपोजिट है, जस्ट क्या है? अपोजिट। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। एटॉमिक साइज अप टू डाउन बढ़ता है, तो आयोडीन की सबसे बड़ा साइज, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन आयोडीन। क्लियर होगी बात? आपको समझ में आ गई होगी चीज?
कोई दिक्कत तो नहीं होगी यहाँ पर। तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करता है। अगर हम बात करें जेड इफेक्टिव की, तो जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करेगा। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि जेड इफेक्टिव ज्यादा, न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा। तो यही तो होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यही काम जेड इफेक्टिव करता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब बात करें हाइब्रिडाइजेशन की। यहां पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाइब्रिडाइजेशन होती है अलग अलग ऑर्बिटल्स। अब एटम है, अलग अलग एटम है, जैसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं उनकी। 2 हाइड्रोजन की एसएस ऑर्बिटल होती है और जो ऑक्सीजन की होगी वो पी ऑर्बिटल होती है। तो एस पी हमारी ऑर्बिटल्स मिल जाती है, ठीक है। जब मिल जाती हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाती हैं, जिसको हम एक सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उसको हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अभी हमको ये चीज समझनी नहीं है। आपने देखा होगा sp sp2 sp3, ये हमारी s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल हमारी मिलती है। इसको हम हटा दे रहे हैं। आप पॉज करके ना ये डेफिनेशन लिख लेना, ताकि हम आपको ना चीजें थोड़ी सी क्लियर कट कर दें, यहाँ पर चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। जैसे s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल से हमारी ये मिल रही है, तो ये बन गई sp ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहां पर s जो है वो 50% है और p जो है वो 50% है। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आते हैं आईटी एडवांस में, ठीक है। नीट में भी ये क्वेश्चन ज्यादातर आएंगे नहीं, नीट में, मेंस में, एडवांस में ये क्वेश्चंस आते हैं, ये आपके स्कूल लेवल के हैं नहीं। अब अगर हम बात करें s परसेंटेज की, तो यहाँ पर 50% ये 50% ये। अगर हम बात करें sp2, तो sp2 का परसेंटेज आपको पता है, s परसेंटेज कितना है यहाँ पर 33, कितना 33, ये हमारे 33 और 33 दो है ना, दो है हमारे। क्लियर हो रही बात की नहीं? क्योंकि p ऑर्बिटल 2 है तो टोटल 100 हो गया मिलाकर। अब यहां पर s करेक्टर कम हो गया। हम बात करते हैं sp3 की, है ना। तो sp3 में ये s करेक्टर कितना हो गया 25%। तो इस तरीके से जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा, जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे वहां पर आप मिला लेना। अभी आपने स्टार बना लेना, अगर क्लियर नहीं हो 20-30% भी यहां पर क्लियर हो तो स्टार बना लेना। जैसी केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज आती है वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का पूरा एक वीडियो बनेगा आपका, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा, क्लियर कट। बहुत क्वेश्चंस आते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। तो यहां पर अभी नहीं समझा सकते इसको। अब तो एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा हाइब्रिडाइजेशन में, जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी होगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? जितना ज्यादा एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस करेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? तो इतनी चीज ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थी, इसको नोट कर सकते हो आप, नोट कर लो। तो नेक्स्ट हम अभी प्रॉपर्टी देख चुके थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो वैलेंसी बेसिकली होती क्या है, व्हाट आर वैलेंसी? वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन चीज अलग होती है, वैलेंसी चीज अलग होती है। अगर न्यूक्लियस है ना, इसकी शेल्स मान लो, तो आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। outermost shell electrons are called what? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाते हैं भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है, अब जैसे हमने बात कर ली क्लोरीन की बात करें या फ्लोरीन की बात कर लें, तो तुरंत इमेजिन करने लगा करो उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। तो हमने क्लोरीन की बात की, तो क्लोरीन क्या होता है 2,8,7 17 होता है एटॉमिक नंबर। 2,8,7 एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट मतलब स्टेबलाइज। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फिर कंप्लीट। तो वैलेंसी कितनी होगी यहां पर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7। वैलेंसी कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 वैलेंसी हो जाएगी।
सोडियम की बात करें तो सोडियम कितना होता है 281, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, 11 एटॉमिक नंबर। तो इधर क्या है 281, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन के बराबर, स्टेबलाइज। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो अब ये लूज करना चाहता है, वो गेन करना चाहता है, एक एक की बात है, कर लेने दो। तो जब ये गेन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी -1 वैलेंसी। ये लूज करेगा, यहां पर लूज करने के बाद ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ये भी स्टेबल। तो अब इसके बाद ये कॉम्बाइन होंगे, है ना? इसके बाद अब ये इसने लूज कर लिया, बन गया प्लस, इसने गेन कर लिया, बन गया नेगेटिव। अब इसके बाद ये बॉन्ड बनाते हैं, है ना? तभी तो बना पाएंगे। Na थोड़ी ना अकेला बन जाएगा बॉन्ड, Na इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कैटायन बनेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा, एनायन बनेगा, तब ये कैटायन एनायन बनेंगे, तब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, आयनिक फोर्स जनरेट होगा, तो आयनिक बॉन्ड बनता है। क्लियर हुई बात करनी? तो अब ये कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होगी, तो वैलेंसी कहते हैं इसको। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इसकी डेफिनेशन क्या लगेगी? कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी होती है एलिमेंट की, उनको हम बोलते हैं वैलेंसी। क्लियर हो रही बात करें? क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से बात। अब यहां पर आती है ऑक्सीडेशन स्टेट की बात। यहां पर इलेक्ट्रॉन एक लिया दिया जितना था स्टेबलाइज करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी में ज्यादातर बहुत दिक्कत होती है समझने में। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जो जनरेट होता है चार्ज, है ना, फॉर्मल चार्ज जो जनरेट होता है। जैसे हमने बात कर ली मैग्नीज है, मैग्नीज जो है वो 3+ भी बनाता है, मैग्नीज जो है वो 5+ भी बना लेता है, मैग्नीज 7+ तक मैक्सिमम पहुंच जाता है, मैग्नीज 7+ तक मैक्सिमम पहुंच जाता है। तो यहां पर अब इतनी सारी वैलेंसी तो होगी, ये वेरिएबल वैलेंसी होगी। वेरिएबल वैलेंसी को हम ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जितने निकल जाएं, है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज और गेन टू एटम या फ्रॉम एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज और गेन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। ये लिख लेना डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज टू द एटम फ्रॉम द एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये फॉर्मल चार्ज टाइप में इसमें चढ़ा रहता है। क्लियर हो गई होगी बात आपको? और वैलेंसी क्या है? कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, कितनी कॉम्बाइन होगी, उस बेसिस पे कॉम्बिनेशन होगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ये डिपेंड करता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, वैलेंसी डिपेंड करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसको नोट कर सकते हो आप। अब हम देखेंगे कुछ हमारे जो ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स होते हैं, है ना। ऑक्साइड्स मतलब कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्साइड। कोई एलिमेंट है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? ऑक्साइड बना लेता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? अब हम देखेंगे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बनाते हैं ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। तो कोई एलिमेंट है, एलिमेंट ई, और ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये क्या बना लेता है? ऑक्साइड। ऑक्साइड ईओ टाइप में भी बन जाता है, EO2 टाइप में भी बन जाता है, EO3 टाइप में भी बन जाता है। ये मोनो ऑक्साइड कहलाता है, ये डाई ऑक्साइड्स कहलाते हैं, ये ट्राई ऑक्साइड्स कहलाते हैं। जैसे हमने ले लिया, हमने मेटल ले लिया, क्या कोई भी मेटल ले लो, जैसे हमने बात कर ली सोडियम, तो सोडियम हमारा ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? Na2O। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्योंकि सोडियम की एक वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन क्या होता है? 2 नेगेटिव, सोडियम क्या होता है? Na+, तो चार्ज तो बराबर करने होंगे ना, ये प्लस ये 2 नेगेटिव, तो 2 चार्ज हो गए बराबर, तो क्या हो जाएगा? Na2O, है ना। अब बात करते हैं Mg की O2 के साथ, तो Mg हमारा क्या बनता है? इसको बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस नहीं किया अभी हमने, तो हमारी बात करी, ये 4 कर लोगे तो ये 2 हो जाएगा। अब हम MgO2 की बात करें तो Mg के साथ Mg2+ टूटता है ना, 282, 12 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, 2+ आता है, ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव, तो 2+2 नेगेटिव मतलब दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा? MgO बन जाएगा, मैग्नीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो जितने भी ये मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। लिख सकते हो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्लियर?
जितना ज्यादा वो मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसके ऑक्साइड्स उतना ही ज्यादा बेसिक होगा। जितना ज्यादा कोई मेटल का मेटेलिक कैरेक्टर होगा उसका ऑक्साइड उतना ही बेसिक होगा। अगर हम बात करें सोडियम और मैग्नीशियम में, तो सोडियम का ऑक्साइड ही बना और मैग्नीशियम का ऑक्साइड ही बना। तो सोडियम और मैग्नीशियम में सोडियम ज्यादा हमारा क्या है, मेटेलिक नेचर है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो यहां पर सोडियम का ऑक्साइड ज्यादा बेसिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो ये लिख सकते हो। हम और भी चीज बता रहे हैं, जैसे कार्बन के साथ ऑक्साइड बनता है CO, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। सल्फर के साथ ऑक्साइड बनता है SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी बनाता है। तो ये हो गए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, है ना। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, ज्यादातर हमारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब समझ आ रहा है, एम्फोटेरिक, एम्फो जो वर्ड है ये डुअल नेचर को बताता है ना। ये कभी कभी एसिडिक भी आ जाएगा और बेसिक भी। जैसे एम्फीबियंस होते हैं, जैसे हमारे बात की टॉर्टॉइस की, तो टॉर्टॉइस जमीन में भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो एम्फोटेरिक क्या होते हैं, वो एसिडिक की तरफ आ जाते हैं और बेसिक की तरफ भी आ जाते हैं। तो ज्यादातर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हमारे मेटलॉइड्स के ऑक्साइड्स हम कह देते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। और कुछ ऑक्साइड्स और होते हैं एक्सेप्शनली, तो वो भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। वो मेटेलिक में भी आते हैं, नॉन मेटेलिक में भी आते हैं। क्लियर हो गई होगी बात। तो ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा नॉन मेटेलिक होगा उतना ज्यादा उसका ऑक्साइड्स एसिडिक में आएगा। जितना ज्यादा मेटल होगा उतना उसका मेटेलिक कैरेक्टर हम बता चुके, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हम बता चुके, उससे आप देख सकते हो। बात करते हैं हाइड्राइड्स की। तो अगर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो बनाता है हाइड्राइड्स। क्या बनाता है वो, हाइड्राइड्स। इसको नोट कर सकते हो। अगर कोई एलिमेंट है और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। क्या बनाता है, हाइड्राइड। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन हमारा हाइड्राइड बनाता है H2O। ठीक है, HF फ्लोरीन बनाता है हाइड्राइड। ठीक है, सोडियम के साथ हाइड्राइड बनता है, लिथियम हाइड्राइड बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखना है। तो मेटल्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक। मेटल्स के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। मेटल्स के ऑक्साइड्स कैसे होते थे, बेसिक होते थे। मेटल्स के हाइड्राइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। ये 10th में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ये थे हमारे बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स। क्लियर। तो आज हमने काफी कुछ प्रॉपर्टीज कवर की, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ये भी हमने कवर कर लिया आज। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी, वेरिएशन भी हमने देख लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। तो अब इतना था। हम कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हमारे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो। मेंस नीड बहुत कवर करेंगे, उसको पूरी लगभग कवर कर लेंगे। वेरिएशंस हम डाल देंगे उसमें क्वेश्चंस के। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज आप जरूर कवर कर लेना और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना। ठीक है, बाय बाय।